देखिए, जहाँ पर मैं एज़ एन अकाउंटेंट जॉब करता हूँ, वहाँ पर मुझे ये 2 काम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है काम करने में, मुझे मज़ा आता है। और 2 काम कौन-कौन से हैं? पहला है हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, यानी कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन करना मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसमें। और एक यहाँ पर है लेजर रिकॉन्सिलिएशन। ये 2 काम को करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैं बोलूँ तो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा जो लगता है, ये 2 काम को करने में लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें दिमाग लगाना पड़ता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब दिमाग वाले काम करने में, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ बैंक रिकॉन्सिलिएशन, इसको डिटेल में बताऊँगा आप लोग को। तो अगर आप लोग एक बिगिनर हैं या फिर आप लोग एडवांस लेवल पे सीखना चाहते हैं, तो आप लोग के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जहाँ पर मैं अपना खुद का पिछले 4 साल का एक्सपीरियंस, जहाँ पर मैंने साढ़े 3 साल एक कंपनी में वहाँ पे रह के काम किया और फिलहाल 6 महीने से मैं भी वर्क फ्रॉम होम जॉब कर रहा हूँ सेम कंपनी में, ठीक है? एज़ एन अकाउंटेंट। तो उस दरमियान मैंने खुद जो एक्सपीरियंस किया, मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए BRS इसका फुल फॉर्म होता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसका सिंपल सा मतलब समझ लीजिए कि हमें देखिए मैच कराना होता है, यानी कि देखिए बैंक तरफ से एक स्टेटमेंट दिया जाता है महीने के लास्ट में कि ये रहा आपका पूरा ट्रांजेक्शन, जितना महीने भर में आपका ट्रांजेक्शन हुआ है, ये पूरा ट्रांजेक्शन का आपका लिस्ट है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार क्या होता है हम लोग पहले से एंट्री करके रखते हैं टैली के अंदर। यानी कि सपोज हमने टैली में बहुत तरह का एंट्री किया हुआ है, पेमेंट का, रिसिप्ट का, सैलरी पेमेंट का, यानी कि जितने तरह का एंट्रीज होता पूरा हमने महीने भर का एंट्री करके टैली में रखा हुआ है, ठीक है। और जब लास्ट में हमारा बैंक के द्वारा स्टेटमेंट आया हुआ है, तो उस स्टेटमेंट जो बैंक से आया उस स्टेटमेंट को और जो हमने टैली में रिकॉर्ड किया हुआ है, बुक्स में रिकॉर्ड किया हुआ है, एंट्री किया हुआ है, उन दोनों को मैच कराना होता है, ठीक है। इसे बोलता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, यानी कि दोनों का प्रॉपर मैच होना चाहिए। और इसमें देखिए आपको प्रेफरेंस देना है बैंक स्टेटमेंट को, क्योंकि वो मेन होता है, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट के बिहाफ पे आपको सारा कुछ मैच होना चाहिए आपका टैली में, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मेन होता है बैंक स्टेटमेंट, उसके जो बैलेंस बैंक स्टेटमेंट में शो हो रहा है वही बैलेंस आपका टैली पर भी शो होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा बैलेंस परफेक्ट मैच हो जाता है, बहुत बार परफेक्ट मैच नहीं होता है। तो मैच नहीं होने का कुछ कारण होता है, बहुत सारे कारण है। तो चलिए उनमें से कुछ कारण को हम लोग समझते हैं। पहला कारण, चेक बाउंस। देखिए एग्जांपल मैंने लिया हुआ है रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, यानी कि देखिए मेरे किसी कस्टमर ने मुझे चेक दिया, ठीक है। और चेक मुझे दिया, तो मैंने जैसे चेक मुझे रिसीव हुआ, मैंने क्या किया, पहले तो मैंने टैली में एंट्री कर लिया कि मुझे चेक रिसीव हो गया, ठीक है। मैंने टैली में एंट्री कर लिया। उसके बाद से क्या हुआ, जब मैंने चेक को बैंक में जमा किया तो हमारा चेक बाउंस हो गया, यानी कि पैसा तो हमारा अकाउंट में आया नहीं, बट हमने टैली में तो एंट्री कर दिया। लेकिन बैंक वाले में क्या किया, बैंक वाले ने हमें हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया, क्योंकि चेक तो बाउंस हो गया। तो इस केस में क्या हुआ, हमारे बैंक में बैलेंस अधिक शो करेगा एंड एक्चुअल में हमारे पास बैलेंस आया नहीं। तो जब बैंक रिकॉन्सिलिएशन करेंगे उस टाइम मालूम होगा कि हमारे पास ये अमाउंट तो आया ही नहीं, यानी कि चेक बाउंस हो गया, इसलिए हमारा जो बैंक स्टेटमेंट मैच नहीं कर रहा है। पहले तो ये कारण हो सकता है, ठीक है। सेकंड कारण आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चेक डिले, फॉर एग्जाम्पल गिवन टू सप्लायर। अब देखिए जैसे कि मैंने अपने सप्लायर को चेक दिया हुआ है, ठीक है। सपोज मैंने चेक दिया हुआ है 28 मई को मैंने चेक दिया हुआ था। अब मेरे सप्लायर ने क्या किया, उसने चेक को डिपॉजिट किया हुआ है, सपोज मान के चलते हैं उसने जून में डिपॉजिट किया, यानी कि उसने 2 जून को बैंक में डिपॉजिट किया, है ना। तो देखिए हमने चेक उसको कब दिया था, 28 मई को। तो हम क्या करेंगे, अपने बुक्स में एंट्री कर लेंगे 28 मई को कि हमने 28 मई को चेक दिया हुआ है, यानी कि पेमेंट का एंट्री 28 तारीख को कर देंगे। बट एक्चुअल में हमारे जो बैंक से पैसा डेबिट तो हुआ नहीं है, यानी कि मेरा बैंक से पैसा तो कटा ही नहीं। तो इस केस में भी हमारा जो बैंक स्टेटमेंट जो है, यानी कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन करना पड़ता है। हमारा बैंक में जो स्टेटमेंट अमाउंट आया हुआ है और हमने जो टैली में एंट्री किया हुआ मैच नहीं करता है। इस केस में भी हमें इसे रिकॉन्सिल करना पड़ता है, ठीक है। 2 केस हो गए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बैंक चार्जेस, जैसे कि चेक बाउंस चार्जेस। अब देखिए सपोज हमने बैंक का एंट्री कर लिया, बहुत सारा टैली के अंदर एंट्री कर लिया हमने। अब देखिए ऐसा कई बार होता है, जैसे कि चेक बाउंस हो गया तो उसमें एक एक्स अमाउंट डेबिट किया जाता है अकाउंट से हमारा, यानी कि पैसा काट लिया जाता है हमारे अकाउंट से। जैसे सपोज हम बात करें HDFC का, तो इसमें देखिए 118 रुपये कटता है चेक बाउंस होने का चार्जेस। तो ये तो आपको मालूम था नहीं, है ना। तो 118 रुपये बैंक से आपका कट गया, लेकिन आपने यहाँ पे टैली में एंट्री किया ही नहीं है। तो जब आप बैंक स्टेटमेंट आपको मिलेगा, वहाँ पे लिखा रहेगा कि बैंक चार्जेस के रूप में आपसे इतना रुपये डेबिट हुआ है, आपसे इतना रुपये पेमेंट, यानी कि आपके अकाउंट से इतना रुपये पैसा काटा गया है। तो उस टाइम आपको मालूम होगा, तो आपका बैंक स्टेटमेंट जब देखेंगे तो वहाँ से देख के अमाउंट को आपको टैली में एंट्री कर देना है कि आपका पेमेंट में आपने 118 रुपये बैंक चार्जेस के रूप में किया हुआ है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं मिस्टेक बाय बैंक और अकाउंटेंट। अब देखिए यहाँ पे मिस्टेक बैंक से भी हो सकता है और मिस्टेक अकाउंटेंट से भी हो सकता है।
बैंक से कैसे मिस्टेक होगा, देखिए कुछ दिन पहले ही बैंक से मिस्टेक हुआ था। मैं आपको एक रियल केस बताता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, एक चेक अपने बैंक में डिपॉजिट किया, जो मेरे कस्टमर ने दिया हुआ था, मैंने वो चेक को अपने बैंक में डिपॉजिट किया। ठीक है, तो डिपॉजिट करने से पहले हम क्या करेंगे, अपने टैली में एंट्री कर लेंगे कि हमें इस कस्टमर से इतना पैसा रिसीव हुआ। हमने रिसिप्ट में एंट्री कर, हमने जो चेक है बैंक में जमा कर दिया। अब वहाँ का बैंक का जो एम्प्लॉय है उसने क्या किया, उस चेक को डिपॉजिट यानी कि हमारे अकाउंट में क्रेडिट किया ही नहीं है। तो क्या होगा इस केस में, हमने 28 तारीख को चेक अपना जो रिसिप्ट में एंट्री कर लिया, बट बैंक वाले ने उस महीने उसको एंट्री किया ही नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, उसने तो डिले कर दिया। और जब हमने उस एम्प्लॉय को फ़ोन किया तो बोला कि सॉरी मिस्टेक हो गया मेरे से कि मैंने उसको डिपॉजिट नहीं किया, यानी बैंक वाले से गलती हुआ। ठीक है, इस केस में भी क्या होगा, आपके अकाउंट में कुछ और अमाउंट शो होगा एंड बैंक स्टेटमेंट में कुछ और अमाउंट शो होगा। तो इस केस में क्या करना, सिंपली आपको एम्प्लॉय को फ़ोन करना है, बोलिए कि इसका प्रोसेस आगे बढ़ाइए, इस चेक को क्लियर कराइए। तो उस केस में क्या होगा, आपका मई में तो नहीं हुआ, फिर आपका जून महीने में वो क्लियर हो जाएगा। तो फिर जून महीने का बैंक स्टेटमेंट जो आएगा उसमें आपको वो अकाउंट क्रेडिट दिखाएगा आपके अकाउंट में। ठीक है, तो और हो सकता है ये प्रॉब्लम। दूसरा यहाँ पे अकाउंटेंट, अब देखिए अकाउंटेंट से भी गलती हो सकता है ना, क्योंकि हो सकता है अकाउंटेंट ने गलती एंट्री करते समय अमाउंट को गलती लिख दिया या किसी तरह का डेट को गलती लिख दिया, है ना। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मैंने एग्जाम्पल आपको 4 पॉइंट यहाँ बताया हुआ है कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन हमें किस किस टाइम पे करना चाहिए। ठीक है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला हुआ था, इसमें आपको प्रेफरेंस देना है बैंक स्टेटमेंट का, कि जो भी आपका बैंक स्टेटमेंट बैलेंस शो होगा वही आपका टैली प्राइम यानी कि अकाउंटिंग बुक्स में जो भी आपका, चाहे आप किसी भी सॉफ्टवेयर से मेंटेन करें हो, चाहे टैली से मेंटेन करें, शेप से करें, बीजी सॉफ्टवेयर से करें, किसी सॉफ्टवेयर से करें, तो यहाँ पे प्रेफरेंस आपको देना है बैंक स्टेटमेंट का। जो भी आपका बैंक स्टेटमेंट बैलेंस शो होगा वही आपका टैली में बैलेंस शो होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बीआरएस क्या होता है। एक तरह से सिंपली बोले तो जो हमारा बुक्स है एंड जो बैंक स्टेटमेंट का बुक्स है दोनों को मैच कराना होता है, सिंपल समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लाइव प्रैक्टिकल देखते हैं, जहाँ पर मैंने एक बैंक स्टेटमेंट को लिया हुआ है ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक HDFC का जो है एक बैंक स्टेटमेंट लिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे। और देखिए यहाँ पर मैंने प्राइवेसी के लिए कुछ चीज़ों का हाइड किया हुआ है, कंपनी की प्राइवेसी के लिए जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे लिखा विड्रॉल अमाउंट, यहाँ पे लिखा डिपॉजिट अमाउंट। तो इसको देखिए सिंपली आप समझिए। और देखिए हाँ, आप किसी भी बैंक का स्टेटमेंट को जब आप चेक करेंगे तो आपका बेसिकली यही सब चीज़ें देखने को मिलेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा, बट ज़्यादातर केसेस में आपको इस तरह से एक फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि विड्रॉल अमाउंट एंड डिपॉजिट अमाउंट। ठीक है, यानी कि डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि आपके बैंक में पैसा क्रेडिट किया गया है, आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट किया गया है। विड्रॉल का मतलब क्या हो गया कि आपने पेमेंट किया हुआ है, आपने पेमेंट किया हुआ है। चलिए मैं दिखाता हूँ। देखिए, और ये जो हमारा बैंक स्टेटमेंट का फर्स्ट पेज है, इस तरह से टोटल 5 पेज है हमारे पास, देख सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए टोटल 5, ये लास्ट वाला पेज है, देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ मेन होता है हमारा ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि देखिए अगर आप बैंक स्टेटमेंट को मैच करवा रहे हैं तो आपको ओपनिंग बैलेंस को चेक करना बहुत जरूरी है, तभी आप बैंक स्टेटमेंट को मैच करा सकते हैं, वरना आप मैच करा नहीं पाएंगे, आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है 7,16,176.63 यानी कि ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब देखिए ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं। देखिए ये जो बैंक स्टेटमेंट है ये है 1/5 यानी कि 1 मई से लेके 31 मई तक का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है जो कि हमारा अप्रैल महीने का है, अप्रैल महीने का जो क्लोजिंग बैलेंस है, जैसे कि अप्रैल 31 तक जो बैंक में बैलेंस रहेगा, अप्रैल 31 के बाद वो मई महीना का जो फर्स्ट डेट रहेगा उसमें आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस। समझ में आया। उस तरह से ये जो मई में जितना कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है, यानी कि सब कुछ ट्रांजेक्शन होने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसको बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस। तो देख सकते हैं जो मई महीने का जो है क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास इतना अमाउंट रुपीज़ है, यानी कि सिंपली क्या बोलेंगे, अप्रैल महीने का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, ये है, एंड मई महीने का ओपनिंग बैलेंस कितना है, तो यही है, एंड मई महीने का क्लोजिंग बैलेंस क्या है, तो ये वाला अमाउंट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब टैली में आते हैं और देखते हैं ओपनिंग बैलेंस हमारा मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो टैली में आ चुके हैं। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार प्रेस करता हूँ DAL डिस्प्ले अकाउंट लेजर एंड HDFC बैंक। पहले इसका चेक करेंगे इसका ओपनिंग बैलेंस जो है करेक्ट है या नहीं है। देखिए तो यहाँ पर जो ओपनिंग बैलेंस इसका दिखाया जा रहा है 7,16,176.63। ओके, अब देखते हैं हमारा बैंक स्टेटमेंट में करेक्ट है या नहीं है। तो देखिए ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर बताया जा रहा है, देखिए 7,16,176.63, यानी कि देखिए हमारे बैंक स्टेटमेंट का जो ओपनिंग बैलेंस है एंड जो हमारा टैली का ओपनिंग बैलेंस है बिल्कुल करेक्ट मैच हो रहा है, यानी कि हमारा पिछले महीने का एंट्रीज प्रॉपर एंट्रीज है। ठीक है, देखिए जितना भी मई महीने में ट्रांजेक्शन हुआ सबको भी देखिए मैंने एंट्री यहाँ पे करके रखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी एंट्रीज मैं पूरा करके रखा हुआ हूँ। इसमें एक दो मैंने छोड़ा हुआ है ताकि आप सभी को समझा सकूँ। ठीक है, तो चलिए स्किप करके पीछे आ जाते हैं। अब इसमें देखिए
अब इसमें हमें रिकॉन्साइल करना है कि इसमें से प्रॉपर जितने भी एंट्रीज हमारा बैंक स्टेटमेंट में शो हो रहा है वो सब हमारा टैली के अंदर है या नहीं है। हमारा बैलेंस जो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये क्लोजिंग बैलेंस, वो क्लोजिंग बैलेंस हमारे टैली के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, स्किप करके पीछे आ जाना है गेट ऑफ टैली में। एंड गेट ऑफ टैली के बाद आने के बाद आपको क्या करना है, आ जाना है बैंकिंग में, एंटर करेंगे। एंड यहाँ पे आपको आ जाना है बैंक रिकॉन्सिलेशन में, यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद से कौन सा बैंक का आप रिकॉन्साइल करना चाहते हो उस बैंक को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स, यानी कि देखिए हमने जो टैली में एंट्री किया हुआ है, बुक्स में एंट्री किया हुआ है, उसके हिसाब से देखिए बैलेंस कितना शो हो रहा है, 44,288.63 इतना शो हो रहा है। बट हमारा जो एक्चुअल जो बैंक का स्टेटमेंट है, जो कि देख सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस ये वाला है, इसमें देखिए 39,288.63, यानी कि ये एक्चुअल में शो हो रहा है, यानी कि डिफरेंस 5,000 रुपये का है। ठीक है, आप कहाँ पर है वो देखते हैं आगे में, चलिए। तो ये एक पकड़ में आ गया, ये गलती है। बाकी मैंने देखिए पूरा का पूरा एंट्री किया है, देखिए मैंने ये जो लास्ट का एंट्री है ना, मैंने इसको एंट्री को नहीं किया हुआ है ताकि आप सभी को समझा सकूँ। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं टैली में और देख सकते हैं यहाँ पे बैलेंस एज पर बैंक 760,163.63, यानी कि जो हमारा ओपनिंग बैलेंस था वही हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, यानी बिल्कुल ये करेक्ट है। यहाँ पर शो हो रहा है अमाउंट्स नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक, यानी देखिए ये जो अमाउंट है बैंक में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए अभी तक हमने रिकॉन्सिलेशन किया ही नहीं है। ठीक है, इसके लिए चलिए इसको रिकॉन्साइल करते हैं। देखिए सबसे पहले आ जाता है बैंक स्टेटमेंट में यहाँ पर, और सबसे पहला पेज में आता हूँ क्योंकि ये लास्ट पेज है, तो यहाँ पे आ जाता हूँ सबसे पहला पेज में, देख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, सबसे पहला डेट में हमें पैसा डिपॉजिट हुआ, यानी कि पैसा रिसिप्ट हुआ हमें, देखिए 13,440 रुपये। और डेट कौन सा देखिए, यहाँ पर डेट इंपॉर्टेंट होता है, डेट है 1/5। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, आप टैली में आ जाएंगे और सिंपली आपको देखिए अगर आपने किसी भी तरह का चेक नंबर अगर एंट्री किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर देखिए चेक नंबर वगैरह रहता है, तो अगर आपने चेक नंबर के थ्रू अगर एंट्री किया हुआ चेक नंबर आपके पास है, तब टैली में यहाँ पे आप चेक नंबर को भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें आपको किसी भी तरह का कुछ चेंजेस करना रहता है, तो आप सिंपली यहीं पे क्या करेंगे, कंट्रोल एंटर कर देंगे। देखिए आपका एंट्री ओपन हो जाएगा और यहाँ से सिंपली एंटर करते हुए आप किसी भी एंट्री को यहाँ पे अमाउंट हो या फिर उसका चेक नंबर हो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मुझे अभी मॉडिफाई नहीं करना, मैं सिंपली इसको सेव कर देता हूँ। देखिए तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, बस यहाँ पे डेट को भरना होता है, यानी कि आपको चेक करना होता है यहाँ पे सबसे पहले कि जो आपका ट्रांजेक्शन हुआ है या जैसे कि हमें ये रिसिप्ट हुआ है। ठीक है, तो रिसिप्ट कौन सा डेट में है, 1/5 को है, तो एक बार देख लेंगे यहाँ पे टैली के अंदर हमारा 1/5 को एंट्री हुआ है, हाँ ये ठीक है। नेक्स्ट चेक करना होता है आपको यहाँ पे कि पार्टी कौन सा पार्टी से पैसा आया हुआ है, एंड चेक नंबर क्या है एंड अमाउंट क्या है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो हमारे केस में बिल्कुल प्रॉपर एंट्री हुआ है, किसी भी तरह गलती नहीं है। बस आपको करना क्या है, यहाँ पे डेट को फिल करना, जो भी आपका बैंक स्टेटमेंट में डेट शो हो रहा है, जैसे कि 1/5 शो हो रहा है, तो सिंपली आपको यहाँ पे लिख देना 1/5 एंटर कर। जैसे कि देखिए हमारा सेकंड क्या है, रितिका एंटरप्राइज है। देखिए यहाँ पे देखिए, तो ये देखिए एंट्री जो हमारा 2 तारीख को है, जो कि मैंने पेमेंट का एंटर किया हुआ, बट हमारा टैली में क्या है 1 तारीख में एंटर किया हुआ है। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, स्टेटमेंट के हिसाब से चलना है। 2 तारीख में एंट्री हुआ है, तो सिंपली आपको यहाँ देखिए, और देखिए जनरली जितना मैं बात करूँ यहाँ पे देखिए सब एंट्री 2 तारीख में हुआ, देख सकते हैं यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट सब एंट्री 2 तारीख में हुआ। ठीक है, तकरीबन यहाँ तक, तो चलिए 15,000 तक जो है उसको 2 तारीख में एंट्री ले लेते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे 25 करना है, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 25। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ तक होने के बाद आप लोग ये चीज़ देखेंगे, ध्यान देंगे, यहाँ पर देखिए जो हमारा बैंक स्टेटमेंट है, यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट पेज का एंट्री है, यहाँ पर देखिए लास्ट इतना अमाउंट तक था। तो इसका जो आप नेक्स्ट पेज फिर आपको एंटर करना पड़ेगा, यानी कि इसको ये वाले को देखेंगे, तो यहाँ पर मैंने हाइड किया पर्सनल डिटेल के लिए। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आपको जितने भी सेकंड पेज, थर्ड पेज, 4 पेज, 5 पेज, जितना पेज रहेगा सबको एक बार आपको अच्छी तरीके से एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ अभी यहाँ पे कि हमारा सारा एंट्री 2 तारीख को हुआ, तो मैं 2 तारीख को सबको ले लेता हूँ। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या करता अभी 2 तारीख में सबको बस भर देता। यहाँ पे कुछ एंट्रीज को 31 मई में ले लेते हैं, क्योंकि टैली हमारा एजुकेशन मोड पे है, तो 31 डेट को भी एक्सेप्ट करेगा वो। ठीक है, और देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर मैंने एक एंट्री को देखिए यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, एंट्री नहीं किया हुआ है, देखिए 5,000 रुपये का। इसलिए देखिए यहाँ पर जो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आ रहा है 39,288, एंड जो हमारा यहाँ पे शो हो रहा है बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स, इतना रुपये 5,000 का डिफरेंस है, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे 5,000 रुपये का एंट्री किया हुआ नहीं है, ताकि मुझे कुछ बताना आप सभी को इसके लिए। अब देखिए सपोज मैंने एक एंट्री मिस कर दिया हुआ है, ठीक है, मैंने एंट्री किया ही नहीं अपने टैली में। ठीक है, और देखिए इसमें आप अगर वैसा केस आता है कि आपको कुछ एंट्री यहीं पर रहते हुए करना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहीं शॉर्टकट की प्रेस करना है, Alt+J प्रेस करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बहुत सारा आपका ओपन हो जाएगा। अब सिंपली चूंकि हमने पेमेंट किया हुआ है, इसके लिए हम पेमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से F5 को प्रेस करेंगे, एंड उसके बाद से HDFC मोड से पेमेंट करते हैं, HDFC सेलेक्ट कर लेंगे। एंड किस को पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप पेमेंट कर रहे हैं इंसेंटिव 5,000 रुपये, और हम पेमेंट और सिंपली आपको इसको सेव कर देना है। अब देखिए ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे एक चीज़, ये फिर से पूछेगा इसका डेट क्या है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे फिर से आ गया ना,
तो इसका डेट क्या है हम लोग भर देंगे यहाँ पे 31 एंड 5 एंटर करेंगे और बस आपको सिंपल इसको एंटर करते हुए इसको आपको सेव कर देना है। मैं दिखाता हूँ आपको, इसको सिंपल एंटर करते हुए इसको आपको सेव। और देखिए ना आप लोग चीज़ ध्यान देंगे यहाँ पे, देखिए जैसे हमने इस एंट्री को पास कर दिया तो देखिए आप इसका बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स देख सकते हैं यहाँ पे 39,28863 यहाँ पे आ गया। उसके बाद से आप लोग चेक करेंगे, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको स्टेटमेंट में। देखिए यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस कितना है 39,28863, यानी कि दोनों मैच हो गया, यानी कि हमारा परफेक्ट हो गया है। अब देखिए मैं आगे दिखाता हूँ आपको आगे क्या करना है, और सिंपली इसको मैं एक बार सेव कर देता हूँ। जो सेव नहीं करेंगे तो फिर कोई बेनिफिट नहीं होगा, आपको सिंपली इसको पहले सेव कर देना है। और क्या करना, फिर से गेटवे ऑफ टेली में आ जाना है और फिर से आपको यहाँ पे जाना है बैंकिंग में, फिर से आपको आ जाना है यहाँ पे बैंक रिकॉन्सिलेशन में, फिर से इसमें एंटर करेंगे और आपको चेंज करना है पीरियड को यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे F2 करेंगे एंड हम ले लेते हैं कि 1 मई से लेके 31 मई तक का देखना चाहते हैं। तो देखिए आप लोग यहाँ पे देखेंगे बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स 39,28863 एंड बैलेंस एज पर बैंक 39,28863, यानी कि देखिए यहाँ पे बैलेंस एज पर बैंक कितना दिखाई 39,288.63 एंड यहाँ पर देखेंगे आप लोग बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स कितना दिखाया जा रहा है 39,28863, यानी दोनों का मैच हो गया। यानी कि अब वह प्रॉपर एंट्री एंड परफेक्ट एंट्री, इस तरह से बैंक रिकॉन्सिलेशन यानी कि दोनों को मैच कराना होता है। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो का अंत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।